हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश वीडियो और एग्जाम्स के सामान्य जानकारी की अध्यायवार सवाल पेपर का, और यह यूथ पब्लिकेशन बुक के द्वारा जो कि लेटेस्ट निकाला गया था। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी। इसके बाद हम इसी वीडियो में स्टैटिक जीके के जो पोर्शन हैं जो पूछे गए हैं अभी तक आयोग ने जितने भी क्वेश्चन पूछा है वो सभी को हम इसमें एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें चैप्टर्स की तो लगभग सभी चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र। ठीक है, और उत्तर प्रदेश है, सभी के सभी हो चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जाइए वहाँ पर, चैनल पर आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, आज इसमें दो बचा हुआ है, एक तो ये बचा हुआ है जो आज होने वाला है स्टैटिक जीके का, और इसके अलावा सामान्य विज्ञान यानी कि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पोर्शन बचे हैं। तो आने वाले दिनों में वो एक और वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखिए, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। तो पहले हम पर्यावरण के क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 50+ क्वेश्चन हैं जिसको हम देख के इसके बाद जो है स्टार्ट कर देंगे स्टैटिक जीके का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इकोसिस्टम से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरणीय सामग्री नहीं है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही है। एल्युमिनियम फॉइल जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, बाकी कपास है, जानवरों की हड्डियां हैं, लकड़ी है, ये सब क्या है बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी कि ये सब क्या है गल जाती हैं समय के साथ, जो है मिट्टी में मिल जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। लेकिन एल्युमिनियम फॉइल जो होता है ये गलता नहीं है, सड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जिसके अगर हम बात करें तो देखिए पारिभाषिक रूप से तो जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किए जाते हैं। एल्युमिनियम फॉइल जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जबकि कपास, जानवरों की लकड़ी आदि जो है जैव निम्नीकरण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, 2016 के पेपर में आया था। तो देखिए पारितंत्र के दो मूल जो घटक हैं वो है जैविक घटक और अजैविक घटक। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका जो है अवधारणा 1935 में एजी टांसले के द्वारा जो है पारितंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। टांसले के अनुसार पारितंत्र के दो मूल घटक हैं। पहले उनके अगर हम बात करें तो पहला अजैविक, दूसरा है जैविक। और पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा जो है अर्नेस्ट हैकल को प्रदान किया गया है। इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था फर्स्ट टाइम। और इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था। तो वही एजी टांसले हो जाएंगे आंसर इसका ये पार्ट। ठीक है, इकोसिस्टम की बात करेगा तो एजी टांसले। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेगा तो एजी टांसले हो जाएंगे। इन्होंने अपनी पुस्तक एक जारी की थी इकोलॉजी 1935 में, उन्होंने उसी में जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया था। पौधे, जीव जंतु, भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंध और भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहा जाता है। तो उसको हम कहते हैं फौना। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना दो टाइप का होता है। तो फौना जो होता है उसमें क्या होता है, उस विशेष क्षेत्र में पशु पक्षी पाए जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। ठीक है, अगर हम परिभाषा देखें तो देखिए किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फौना कहते हैं, तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों के समूह को फ्लोरा कहते हैं। जीवन के मात्र दो रूप हैं जो एक स्थान में विद्यमान हो सकते हैं, और इसमें जीवन के अन्य रूपों से जैसे कि फफूंदी, एक कोशिकीय जीव, गैर पादप और गैर जीव जंतुओं जैसे बैक्टीरिया को शामिल नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संगठक इसमें से नहीं है। ठीक है, अजैविक इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कवक जो होता है ये अजैविक नहीं होता। बाकी अजैविक में बात करें तो पानी, हवा, मृदा ये सब अजैविक हैं, लेकिन कवक जो होता है वो जैविक संगठक होता है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जैविक संगठक क्या होता है, तो जैविक संगठकों के अंतर्गत पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु आते हैं, जिसमें कि जलचर हुए, नभचर और स्थलीय, यानी कि जल में, नभ में और स्थल में रहने वाले। ठीक है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी हो गए, जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, और स्थल पर जमीन पर रहने वाले जीव जंतु, ये सभी किस में आ जाते हैं, जैविक में। और प्रकाश, ताप
जैविक संगठनों के अंतर्गत पोषण जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी, जैसे कि मृदा, आर्द्रता, हवा, स्थलाकृति, ये सब अजैविक संगठन के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक प्रयास से क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है, उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। वो कौन सा आंदोलन था जिसके अंतर्गत ये कार्य किया गया था? तो वो था चिपको आंदोलन। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत अगर हम बात करें तो 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में जो है किया गया था, लेकिन अब उत्तराखंड में यह है। ठीक है, एक अहिंसक आंदोलन था और इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट। हाल ही में जो है मई 2021 का इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा की कोविड-19 के कारण जो है मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद इसीलिए चर्चित था। तो क्वेश्चन पूछा गया, भारत में वनों की सुरक्षा और जैव पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अन्य प्रमुख आंदोलन में बिश्नोई आंदोलन है, जो कि राजस्थान में चलाया गया था ये सबसे पहले, और इसी से प्रेरित था ये चिपको आंदोलन। ठीक है, बिश्नोई आंदोलन के तहत जो है बिश्नोई समाज के कुछ लोगों ने जो है पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गए थे, और पेड़ के चिपकने के बाद वहाँ का जो राजा था उस समय का, तो उसने पेड़ के साथ साथ उन लोगों को भी काट डाला था। तो वहीं से जो है ये बिश्नोई आंदोलन से चिपको आंदोलन का शुरुआत है, प्रेरणा है। ठीक है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो केरल में साइलेंट वैली है उसको बचाने के लिए चलाया गया। ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन ये बिहार में चलाया गया था, और एपिको आंदोलन जो है ये चिपको आंदोलन के तरीके से ही था, जो कि कर्नाटक में स्टार्ट किया गया था, और एपिको मीन्स चिपको ही होता है। ठीक है, इसमें चिपकना इसका अर्थ होता है, तो ये भी जो है चिपको आंदोलन से ही प्रेरित था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चलाया गया था। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन है जो कि आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक संरक्षण में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे जो है विलुप्त हो जाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2021 में पूछा गया था। तो जैविक संरक्षण में प्रकाशित अगर हम देखें नए अध्ययन अनुसार, तो इसमें से अगर देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण जो है कई जानवर और पौधे क्या है विलुप्त हो जाने के कगार पर हैं। अब जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो दुनिया में सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थान, अद्वितीय जानवर और पौधे विलुप्त होने का सामना करेंगे। हालांकि पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों के भीतर रहना, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है, आदर्श रूप के आधार रेखा की तुलना में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकांश प्रजातियों को बचाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित है। तो पादप जो है इसमें पादप प्रजनन नहीं होगा, पादप संरक्षण होगा। ठीक है, पादप संरक्षण, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिला गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी। इस आंदोलन के प्रणेता थे श्री चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ये एक पादप संरक्षण आंदोलन है, और इस आंदोलन करता क्या करते थे, पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा जिस चिपको आंदोलन से संबंधित है, इनकी मृत्यु 21 मई 2021 को हो गई। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात ये थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में जो है भाग लिया था। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसको उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना, तो वो है ग्रीन पीस आंदोलन। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन पीस आंदोलन जो है पर्यावरण संबंधित संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबद्ध होकर विश्व को बचाना है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में किया गया था। इसमें प्रारंभ में इसका उद्देश्य था अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना। ग्रीन पीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है, और ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये नामीबिया के देश के साथ किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जुलाई 2022 में भारत ने नामीबिया के साथ चीता के पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन के तहत जो है
वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता को उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पारंपरिक पारस्परिक लाभप्रद संबंधों को जो है विकास की दिशा दी जाएगी। भारत में चीता परियोजना को दोबारा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत में 1952 में विलुप्त हो चुके चीते की सामूहिक संख्या को बढ़ाना है। कूनो नेशनल पार्क जो कि कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो कूनो नेशनल पार्क में जो है अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था और इसको 17 सितंबर 2022 को जो है कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तो इस तरीके से इसमें कूनो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बांदीपुर अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा, कुद्रेमुख और काली नेशनल पार्क, तो ये सारे कहाँ पर हैं, ये कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है, बांदीपुर जो है इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत सन 1974 में टाइगर रिजर्व के रूप में किया गया। इसका क्षेत्रफल है 912 वर्ग किलोमीटर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में स्थित है, तो ये हो जाएगा आंसर कर्नाटक। ये पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही भी हिस्सा है। कर्नाटक में अन्य टाइगर रिजर्व जैसे कि भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व, बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व आदि सारे सब कर्नाटक में स्थित हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है, तो किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पड़ जाएगा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है चिनाब नदी के तट पर यह स्थित है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और दाची-गाम, जम्मू कश्मीर का दाची-गाम नेशनल पार्क बहुत फेमस है, ये याद रखिएगा। सलीम अली नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। काजीनाग नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और अगर हम देखें तो लद्दाख की, तो लद्दाख में एक नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, वो चीज़ें याद रखिएगा। उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में सबसे पुराना जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि सबसे पुराना और भारत का सबसे पहला 1936 में ये नेशनल पार्क बना था, तो ये याद रखिएगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है। भरतपुर में जो है स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो उसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आंसर इसका डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव इसका नाम है, ये राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। 10 मार्च 1982 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे दिया गया था और यह पक्षी अभ्यारण्य 230 से ज़्यादा जो है प्रजातियों के हजारों पक्षियों के लिए घर है। घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। और भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य जो है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ही स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है असम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। काजीरंगा असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा काजीरंगा की बात करेंगे असम में, तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क बांधवगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित। इसके अलावा कूनो है, पेंच है, सतपुड़ा है, ये सब मध्य प्रदेश में स्थित है नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरल में है। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है। सिंगल लीला नेशनल पार्क है, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है, सब पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो टोटल 18 हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में संरक्षित जैव मंडल टोटल 18 हैं और यूनेस्को के अंतर्गत इसी में से 12 को सिलेक्ट किया गया है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसमें कुछ दिए गए हैं, देख लीजिए प्रमुख, जैसे कि नीलगिरी जैव रिजर्व जो प्रथम बना था, ये 1986 में बना था, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नोकरेक बना 1988 में बायो रिजर्व। इसके अलावा नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व 1988 में। मानस बना 1989 में। मन्नार की खाड़ी 1989, ग्रेट निकोबार 1989, सुंदरबन भी 1989 में बना। ठीक है, इसके अलावा सिमलीपाल 1994 में बनाया गया। डिब्रू साइखोवा 1997, देहांग देबांग 1998। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी ये 1999 में। कंचनजंगा ये 2000 में। ठीक है, अगस्तमलाई ये 2001 में बनाया गया। अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में 2005 में जो है जैव मंडल रिजर्व बना। कच्छ जो है 2008 में गुजरात में बना ये जैव मंडल रिजर्व। शीत रेगिस्तान ये जो है 2009 में बना। शेषाचलम की पहाड़ियाँ 2010 में। और पन्ना जो कि सबसे नया है 2011 में जैव मंडल रिजर्व बनाया गया है। ठीक है,
दंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक ही राज्य में। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में दंडेली है, ठीक है, बनरघट्टा है, कुद्रेमुख है, नागरहोल है और अंसी, ये सब कहाँ पर है? दंडेली कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। और यह जो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे पक्षी प्रेमी का स्वर्ग कहा जाता है। 866 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्रमुख जीवों में हॉर्नबिल है, चितकबरा हॉटिल है, काला पैंथर है और मालाबार गिलहरी आदि सब यहाँ पे पाए जाते हैं। कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा आगरा। कीठम झील जो है आगरा के सिकंदरा से 12 किलोमीटर और आगरा से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। कीठम झील के साथ एक पक्षी विहार भी है जिसे सुर सरोवर पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। इस झील को 2020 में संरक्षित रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ये इस पक्षी विहार में स्थानीय व प्रवासी पक्षियों की 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। साथ ही 12 प्रजाति के स्तनपाई और 18 प्रजाति के सरीसृप का यहाँ ठिकाना है। इराविकुलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। इराविकुलम नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क भी केरल राज्य में स्थित है। इराविकुलम नेशनल पार्क केरल राज्य के इडुक्की जिले के पश्चिमी घाट में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान को केरल का पहला राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल का दर्जा मिला है इराविकुलम को, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थट्टेकाड़ पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है केरल राज्य में। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट केरल। थट्टेकाड़ पक्षी अभ्यारण्य कोठामंगलम केरल में स्थित है। ये प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य एर्नाकुलम जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में 25 वर्ग किलोमीटर में की गई थी। इस अभ्यारण्य को भारत का सबसे आकर्षक पक्षी अभ्यारण्य में से एक माना जाता है। यह अभ्यारण्य भारत के पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली द्वारा जो है स्थापित किया गया था। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा कर्नाटक राज्य। और ये जो है चिकमंगलुरु जिले के बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। भारत के कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य उनको देख लेते हैं। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये झारखंड में स्थित है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य चंदौली में उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना। घाना पक्षी विहार राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान, ठीक है। प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। कौन सी चीज़ों को अवशोषित करती हैं? तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो अवरक्त विकिरण को अवशोषित करते हैं, ठीक है। और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जो हैं पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। अवरक्त विकिरण एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो मानव आँखों से अदृश्य होता है किंतु इसकी गर्मी को महसूस किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है इनमें से, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है वो वायु प्रदूषक नहीं होता। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायु जो होता है वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। इसमें मनुष्य जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन है, पौधों के लिए जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हैं, सभी पाई जाती हैं। ऑक्सीजन जो है वायु प्रदूषक गैस नहीं है, अपितु वायु का संगठक गैस है। वायु प्रदूषक गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कड़कीय पदार्थ इत्यादि आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो ओजोन परत के द्वारा अवशोषित होती हैं, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल के उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती हैं। पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है, दृष्टिहीनता हो जाती है, त्वचा का ज्वलना आदि रोग हो जाते हैं। और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडल में प्रेषित क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC और हाइड्रोक्लोरोकार्बन यानी कि HCFC, हाइड्रो टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि से ओजोन परत का क्या होता है? क्षरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है इनमें से? तो वो हो जाएगा एसिडिक pH। आंसर इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। पीने पानी से सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का मापदंड एसिडिक pH नहीं होता। पीने के पानी के मापदंड है पीने का पानी दूषणकारी तत्व से मुक्त हो, खनिज पदार्थों से युक्त हो और स्वादिष्ट हो तथा जल का pH मान संतुलित हो। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 0.7 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1 से लेकर 1.5 ppm के मध्य माना जाता है। दिए गए विकल्पों में 0.7 ppm इसके लिए सही विकल्प है। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान जो है प्रदान नहीं करता? तो ओजोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, ओजोन जो होता है वो जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण का योगदान नहीं होता। ठीक है, ओजोन एक गैस और गैस से संबंधित जो है प्रदान करता है, प्रदूषण होता है। ठीक है, जल के भौतिक, रासायनिक व जैव अभिलक्षणों में होने वाले अनापेक्षित परिवर्तन को ही जल प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख जल प्रदूषक भारी धातु है, माइक्रोप्लास्टिक्स है, कीटनाशक आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, यूरेनियम है, जो वर्तमान में जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। जबकि ओजोन जो है जल प्रदूषण का कारक नहीं है। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों में ब्लैक फुट है, त्वचा कैंसर है, डायरिया है, टाइफाइड है, तिसार है, हेपेटाइटिस, पीलिया और कुबरपीट, इस तरीके से सारी बीमारियां जो है जल प्रदूषण से होती हैं। इस जल प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण के लिए रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एवं विकास बैठक में स्वच्छ जल हेतु जो है एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जो कि 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वनों की कमी, नागरिकीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से है? तो ये सभी कारण अगर हम बात करेंगे तो ये होता है आबादी बढ़ने के लिए। ठीक है, आबादी बढ़ने के कारण होता है, तो आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वनों की कमी, नगरीकरण, प्रदूषण का प्रमुख कारण जो है जनसंख्या वृद्धि ही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण छोटे छोटे कस्बे शहरों में, छोटे छोटे शहर महानगरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण नए आवास और अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वनों की कटाई करके वहां कृषि की जाती है तथा इमारती लकड़ियों, फर्नीचर आदि के लिए भी वृक्षों की कटाई की जाती है। वृक्षों की कमी से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण परिवहन में वृद्धि होती है, जिससे निकलने वाले धुएं यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषण फैलता है। पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, जाइगोग्रामा बिकोलोराटा। ठीक है, इससे जो है प्रयोग करके हम पार्थेनियम को जो है नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो पार्थेनियम जो कि या कि गाजर घास आयातित गेहूँ के साथ जो है आने वाली प्रजाति है, जो परागण के एलर्जी के कारण होती है। गाजर जैसे दिखने के कारण इसे गाजर घास के नाम से जानते हैं। निम्न प्रदूषक एजेंट में से कौन सा एजेंट जो है ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो CFC है, इसके बाद हेलोजन्स आते हैं, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर ट्राइक्लोरोएथिलीन है, हेलोन 1211 है, 131 है, 1301 है, इत्यादि सब जिम्मेदार होती हैं ओजोन परत को जो है नुकसान पहुँचाने के लिए। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वह 2 पदार्थ कौन से, इनमें से ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें आता है खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक में मरकरी पहला स्थान पर आता है और साइनाइड दूसरे स्थान पर आता है। ये दोनों खतरनाक पदार्थ हैं जिससे आदमी की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। पारा यानी मरकरी जिसको कहते हैं, पानी में घुलकर मिथाइल मरकरी बनाती है। पारावास में घुलकर सांस लेने में परेशानी करता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि में पारे का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं होता? तो वो है मोटर वाहन। मोटर वाहन से मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता। बाकी पशुधन, धान के खेतों से, गन्ने के खेतों से आदि जगहों से मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश की अगर हम बात करेंगे तो लघु कण होता है ऐश का। ठीक है, लघु कण होता है। फ्लाई ऐश एक सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। फ्लाई ऐश कणों का निर्माण एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण होते हैं। यदि फ्लाई ऐश का ठीक से ग्रहण न किया जाए तो वे जीवों के श्वसन तंत्र के लिए जो है रोग उत्पन्न करती हैं। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, SO2। ठीक है, SO2 के प्रभाव से खतरा है। और अगर हम बात करें तो ताजमहल जो है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 से खतरा है। ये मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था ताजमहल। आजकल कारखानों से निकलने वाला SO2 और N2O ताजमहल के पत्थरों का क्षरण हो रहा है, जिससे ताजमहल की चमक जो हल्की पीली होती जा रही है।
कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में अनुमान प्रदान करती है? तो कोलीफॉर्म जो जीवाणुओं की संख्या है वो नदी के जल में सूक्ष्म जीवी संदूषण को प्रदान करती है अनुमान। तो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोलीफॉर्म जो है जीवाणुओं की संख्या नदी के जल में सूक्ष्म जीवी संदूषण के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। कोलीफॉर्म विशिष्ट जीवाणुओं का समूह होता है जो मिट्टी, खराब सब्जी, पशुओं के मल, गंदे जल में पाए जाते हैं। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो ये जो है वनारोपण से रोका जा सकता है, मृदा अपरदन या भूक्षरण। तो वन को लगाएंगे तो मृदा अपरदन रुक जाएगा। तो आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अन्य उपाय में है समोच्च जुताई करके, पट्टीदार खेती करके और वनारोपण करके। 3 उपाय हैं जिससे मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग एक अपेक्षित परिणाम है किसका? तो ये समुद्र के स्तर में वृद्धि भी करता है ग्लोबल वार्मिंग से। तटीय रेखा में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, पानी का जल जब बढ़ेगा तो तटीय रेखा परिवर्तन यहाँ पर था, इसके बाद यहाँ हो जाएगा। फसल पैटर्न में भी परिवर्तन लाता है। तो ये सभी सही है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा वर्षा एवं सूखा भी होता है, घटती हिमरेखा और पिघलते ग्लेशियर भी आदि इसके कारण बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? इनमें से मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी जो है क्या है? ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका के डूमसे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है जो हाल में चर्चा में रहा था? तो डूमसे ग्लेशियर का मूल नाम थ्वाइट्स ग्लेशियर था। तो आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से तो नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं, बाकी मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड सभी ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर सी ऑप्शन आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो है O2 यानी कि ऑक्सीजन नहीं होती ग्रीन हाउस गैस। अगला क्वेश्चन है कृषि के ग्रीन हाउस गैस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। तो कौन सी खेती होती है? तो उसको हम कहते हैं लंबवत खेती। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्टिकल फार्मिंग जो होता है कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिली इमारतों के अंतर्गत वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है इसमें से? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये कुतुब मीनार में स्थित है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा जो है नई दिल्ली के कुतुब मीनार में विश्व विरासत स्थल में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में करवाया था। कुतुब मीनार परिसर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा भी है। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। उस समय 7वां था। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, परंतु वर्तमान में देखेंगे तो इटली में 58, चीन में 56 है, जर्मनी में 50, फ्रांस में 49, स्पेन में 48 और भारत में 40 के साथ भारत का स्थान अब 6वां स्थान हो गया है। यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है जिसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों के जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, इसरो के साथ किया है। ये 2022 का पेपर था तो उसमें पूछा गया था। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों के जलवायु प्रतिरोधी किस्मों के विकसित करने के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और कॉफ़ी बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किया गया। इसका प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में ही स्थित है। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म बनता है। आंसर जो होगा इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संकटों के प्रति जो है वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। इसका गठन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। 1994 से प्रभाव में आया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जर्मनी के बार्न शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया गया? तो इसमें से कौन सा है? तो वो है हिम तेंदुआ के लिए आरंभ किया गया है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2019 में जो है भारत में दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजाति हिम तेंदुआ की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य आने वाले दशक में दुनिया में हिम तेंदुआ की आबादी को दोगुना करना था और इस सर्वेक्षण में भारत के साथ नेपाल, मंगोलिया, रूस सहित हिम तेंदुओं की मौजूदगी वाले देश भी शामिल होंगे। निम्नलिखित में से किसमें परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो वो है गंदे पानी का जो है सही से निपटान न करना। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में ऐसा कौन सा पहला एकमात्र राज्य जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। तमिलनाडु में ऐसा किया गया है कार्य। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाया गया किस अभियान के लिए दर्ज किया गया? तो क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के तहत दर्ज किया गया था। ये भी ग्राम पंचायत के 2016 के पेपर में करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया था। नगर पालिका के कूड़े कचरे एक फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं इंसिनरेटर। ठीक है, इंसिनरेटर कहते हैं। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2003 में किया गया था इसकी स्थापना। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 2003 में ग्लोबल फुटप्रिंट मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में स्थित है, जबकि इसका कार्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क पदचिन्ह, पर्यावरणीय पदचिन्ह और जैव क्षमता सहित स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए उपकरण विकसित करता है और बढ़ावा देता है। हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों और हिरन उद्यानों के जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो यह हरियाणा राज्य किस द्वारा शुरू किया गया था? 2015 में। करंट अफेयर से क्वेश्चन था। मार्च 2018, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर हैं उसको जो है देख के चलिएगा। अब हम आगे बात करेंगे परंपरागत सामान्य ज्ञान, जिसको स्टैटिक जीके कह सकते हैं। तो इसमें हम चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में कौन सा एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? तो उसका नाम क्या था ये बताना है। तो उसका नाम हो जाएगा बी पार्ट, स्काई लाइट उसका नाम था। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा 25 से 29 जुलाई 2022 में स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य किसी विरोधी के हमले की स्थिति में अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा एक एस सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह है जो इसरो द्वारा फॉरेस्ट मैपिंग, भूमि उपयोग, आइस कवर निगरानी, बाढ़ और आपदा निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया गया? इनमें से ठीक है, कौन सा एक उपग्रह है जो फॉरेस्ट की मैपिंग करता है, ठीक है, और भूमि का उपयोग और आइस कवर निगरानी करता है, बाढ़ और आपदा की निगरानी करता है? उस उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है सी पार्ट हो जाएगा। इसका आंसर नोवासार है। नोवासार की अगर हम बात करें तो ये एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह मिशन है जो इसरो के द्वारा फॉरेस्ट मैपिंग, भूमि उपयोग, आइस कवर निगरानी, बाढ़ और आपदा निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया गया है। ये एक छोटा एस सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह मिशन है। इसमें SARA उपकरण एस बैंड माइक्रोवेव आवृत्ति जो कि 3.2 गीगाहर्ट्ज में संचालित होता है। ये 140 पहचान प्रणाली से भी लैस है जिससे समुद्री जहाज का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प एशिया पैसिफिक क्षेत्र 1983 में कमीशन की गई सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है जो दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण आदि को सेवाएं प्रदान करता है? तो उसका नाम है इनसैट। आंसर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इनसैट मीन्स इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है
और ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 1983 में कमीशन की गई सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है और दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण आदि को सेवाएं प्रदान करता है। यह इसरो द्वारा शुरू बहुउद्देशीय भू स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज और बचाव कार्य के लिए जो है उपयोग में होता है। अगला प्रश्न आया था, इसरो का GSLV F10 निम्नलिखित में से किसके बारे में पता लगाने के लिए आगामी एक मिशन बनाया गया है? तो ये जो है चंद्रमा के बारे में पता लगाने के लिए एक उपग्रह का तैयार किया गया है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। और उस रॉकेट प्रणाली का क्या नाम है? GSLV F10। ठीक है, ये आगामी चंद्रमा मिशन के बारे में पता लगाने का है। GSLV F10 जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1 यानी कि GSAT-1 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा, जिससे इसके आगामी चंद्रमा मिशन पर जो है प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, गगनयान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से कैसे संबंधित है? तो यह भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गगनयान जो है भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष यान है। इसे इसरो के द्वारा विकसित मिशन है जिसके तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में भेजा जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा ओसिरिस रेक्स। ठीक है, ओसिरिस रेक्स क्या है? तो ये एक अंतरिक्ष यान है। आंसर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये नासा का अंतरिक्ष यान है। नासा जो है USA की, जैसे अपने यहाँ की इसरो है वैसे नासा जो है USA की स्पेस एजेंसी है, और जिसे सितंबर 2016 में क्षुद्रग्रह एक बेन्नू है उसकी यात्रा पर भेजा गया था। इसने क्षुद्रग्रह से नमूना एकत्रित कर अपनी 2 साल की लंबी यात्रा शुरू की और इसका लक्ष्य जो है वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बेन्नू क्षुद्रग्रह से नमूना एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाना था। इस मिशन की कुल अवधि 7 वर्ष है। सितंबर 2023 में इसके वापस आने पर जो है पृथ्वी पर आने का जो है पूरा कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह INSAT-2E का प्रक्षेपण कहाँ पर किया गया है? तो ये कोरू में किया गया है। आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, INSAT-2E इसरो द्वारा निर्मित INSAT-2 श्रृंखला के उपग्रहों में जो है अंतिम दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए एक बहुउद्देशीय उपग्रह है। INSAT-2E उपग्रह 2/3 यानी कि 2-3 अप्रैल 1999 को फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से जो है एरियन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बंगलुरु में है मुख्यालय इसरो का। ठीक है, बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, तो वहाँ पर इसका जो है मुख्यालय है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 15 अगस्त 1969 को। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा इसरो के बारे में भी। सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का अध्ययन लॉन्च करने वाले सैटेलाइट सोलर बी को जापान ने सन 2006 में लॉन्च किया था। इसे JAXA MV7 यान द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो उनका नाम है वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक है, रूस की थी और ये विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। इन्होंने 1963 में वोस्टॉक 6 नामक यान से जो है यात्रा की थी। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्प का नाम क्या है? तो उसका नाम है जीनिया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नासा के 46वें स्पेस मिशन के कमांडर एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने अंतरिक्ष में नारंगी रंग के खूबसूरत फूल जीनिया को उगाया, और इससे पहले अगस्त 2015 में लेटस नामक एक पौधा उगाया गया था जो इस प्रकार का सलाद है। ठीक है, जो एक प्रकार का क्या है? सलाद है। रेफलेसिया जो है धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा फूल है। इसरो का मुख्यालय स्थित है? तो याद रखिए बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसरो मीन्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में है। स्थापना इसकी 1969 में हुई थी 15 अगस्त को। वर्तमान में इसके 10वें अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। इन्होंने 14 जनवरी 2022 को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष को पदभार ग्रहण किया। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। आंसर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये जो है तत्कालीन सोवियत संघ के कास्पुतीन यार प्रक्षेपण केंद्र से जो है कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने नेविगेशन सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली परमाणु घड़ी को विकसित किया है? उसका हमें नाम बताना है कि वो कौन सा संस्थान है जो ये विकसित किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा ही विकसित किया गया है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाश गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है सरस्वती, आंसर डी ऑप्शन सही है। ठीक है। और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसको कहते हैं IUCAA। ठीक है, ये पुणे में स्थित है और इसके द्वारा 2019 में आकाशगंगाओं के एक बहुत बड़े सुपर क्लस्टर की खोज की गई, जिसका नाम सरस्वती रखा गया था। सरस्वती सुपर क्लस्टर में आकाशगंगाओं में कुल 33 क्लस्टर शामिल हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की कौन सी बड़ी शक्ति बन गया है? तो दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति बन गया है भारत, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कारनामा कब हुआ था? तो मार्च 2019 में हुआ था। भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था, जिसने सफलतापूर्वक लो ऑर्बिट उपग्रह को नष्ट कर दिया था। इसे मिशन शक्ति के नाम से दिया गया। इस परीक्षण के साथ भारत, अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथा देश बन गया है। कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो ये गए थे 1984 में, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 अप्रैल 1984। ठीक है, जो कि प्रथम भारतीय बने थे सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ। सोयूज T1 अंतरिक्षयान में कजाकिस्तान के बैंकानूर कॉस्मोड्रोम से गए थे और 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला थी, हरियाणा से थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1 फरवरी 2003 को। ठीक है, अंतरिक्षयान कोलंबिया शटल के नष्ट होने से हो गई थी। इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिटर मिशन के माध्यम से सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 4 वर्षों में पूरा किया गया। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि इसको मॉम कहते हैं इंग्लिश में, और ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो की एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परियोजना है। मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा था और सितंबर 2018 में परिक्रमा पूरी की, अतः स्पष्ट है 4 वर्ष का समय लगा था। 6 फरवरी 2019 को भारत द्वारा लॉन्च किए गए GSAT-31 उपग्रह का निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग है इनमें से? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। संचार उपग्रह से रिलेटेड है, तो आंसर डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो 2019 में कौरू के प्रक्षेपण, अब ये सब करंट से रिलेटेड है, 2019 के पेपर में पूछा गया था, इसलिए 2019 का दिया गया है। अभी आपको 2022-23 वाला करंटली पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रमा, भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन कब श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो ये प्रक्षेपण हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट मिशन जो था वह चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन था, जिसको आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से 22 अक्टूबर 2008 को जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट जो है 30 अगस्त 2009 को 9 तक जो है सक्रिय रहा था और चंद्रयान फर्स्ट का उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर पानी के अंश और हीलियम की खोज करना। इसके साथ ही भारत जो है चंद्रमा पर यान भेजने वाला 6वां देश बन गया था। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 नामक MI नामक प्रक्षेपण यान से छोड़ा भी गया था। अगला क्वेश्चन रक्षा प्रौद्योगिकी से होगा, इसमें देखते हैं। INS तर्कस ने लाल सागर में किसकी नौसेना के जहाज़ों के अल्माज यानी कि PC-411 और निमेर यानी कि PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये सूडान देश की नौसेना के साथ हुआ है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूडान। INS तर्कस जो कि लाल सागर में सूडान की नौसेना के जहाज़ों जिसका नाम था अल्माज और निमेर, इसके साथ साझा समुद्री अभ्यास का आयोजन हुआ है। कौन सी कंपनी ने हेलीकॉप्टरों के आपूर्ति है? तो एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया है, आंसर इसका जो हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए एयरबॉर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी डिफेंस इनिशिएटिव एरो प्राइमरी लिमिटेड के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 2018 में भारत के किस सशस्त्र बल ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेड वॉच नामक एक अभिनव मोबाइल स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी ऑप्शन देख लीजिए।
इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। इसमें कौन सी सेना ने लॉन्च किया है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय वायुसेना के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये 2018 में लॉन्च किया गया था। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर में अब 2022-23 में जो हुआ होगा उसको जरूर पढ़िएगा। भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई, कहाँ पर स्थित ये बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ये विशाखापट्टनम में स्थित है। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2009 में हुआ था। भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, जो रायलसीमा तट पर स्थित है। INS अरिहंत का जलावतरण जो है ये तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा 26 जुलाई 2009 को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैप किया गया था। अब जुलाई 2018 में, ठीक है, प्रक्षेपण के अनुसार इस इलीट क्लब में भारत में प्रवेश के बाद इसकी रेंज को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसकी रेंज को बढ़ाकर अब कर दिया गया है 450 किलोमीटर। आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति कितनी है मैक में? तो 2.8 से लेकर 3 मैक तक ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी सुपरसोनिक गति होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है? तो ये रूस के साथ मिलकर काम हो रहा है। तो आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस। ठीक है, बार्क कहाँ पर स्थित है? तो बार्क की अगर हम बात करेंगे तो ट्राम्बे में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है। बार्क मीन्स भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के मुंबई के उत्तर पूर्व उपनगर है ट्राम्बे, वहाँ पर स्थित है। ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी तथा बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। INS कलवरी भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी है। इस प्रौद्योगिकी में किस देश ने भारत के साथ साझेदारी की है? तो उसका नाम है फ्रांस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट फ्रांस। फ्रांस ने साझेदारी की थी। ये 2015 में हुआ था। तो करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो इनमें से अस्त्र उसका नाम है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अस्त्र जो है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मारक क्षमता वाली है, और इसकी रेंज जो है 70 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इस मिसाइल को एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस से लैस किया गया है, जो किसी भी मौसम में जो है प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा 27 मार्च 2019 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप प्रक्षेपण परिसर से सफलतापूर्वक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया गया था, और इस मिशन का नाम क्या था? तो इस मिशन के नाम की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा मिशन शक्ति, इसका नाम रखा गया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो 2019 का ये क्या था? करंट अफेयर से क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन करंट अफेयर का आप लोग लेटेस्ट वाला 2023 वाला पढ़ के जाइएगा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? तो उसका नाम है अग्नि 5। आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अग्नि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की है? तो इजराइल देश के साथ सहयोग पर विकसित किया गया है। तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2016 में हुआ था, इसलिए पूछा गया था। अगला प्रश्न, DRDO द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है? तो वो है अस्त्र। इसके बारे में बात हो चुका है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और वर्तमान में समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? तो उनका नाम होता है एडमिरल। ठीक है, एडमिरल सबसे सर्वोच्च होता है। एडमिरल भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ये रैंक में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय दिल्ली में है। इसे 3 कमांडों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कमान में बांटा गया है। इन कमानों का अधिकारी वाइस एडमिरल होता है। एडमिरल R हरि सिंह चौहान इस समय नौसेना के प्रमुख हैं। अब नृत्य एवं संगीत कला से क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है?
ठीक है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो धमाल, खोरिया, झूमर ये तीनों हरियाणा से संबंधित है, लेकिन जावरा जो है ये हरियाणा से संबंधित नहीं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जावरा से संबंधित नहीं है। ठीक है। जावारा जो है ये मध्य प्रदेश का राज्य का लोक नृत्य है। जवारा नृत्य को विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित फसल नृत्य के रूप में जानते हैं। पुरुष और महिलाएं अपने ज्वार की फसल की कटाई के बाद धन और खुशी का जश्न मनाने के लिए नृत्य करते हैं। फाग, डफ, लूर, गुग्गा, जागोर आदि जो है ये हरियाणा का लोक नृत्य है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इनमें से ये बताना है। ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य एक है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कथक। आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य में कथक का नृत्य घुंघरुओं के पैरों में बांधकर तालबद्ध पदछाप और विहंगम चक्कर द्वारा किया जाता है। कथकली जो है केरल की है और भांगड़ा पंजाब की और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है भारत में नृत्य, नाटक, संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अकादमी जिम्मेदार है इनमें से। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, वो संगीत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत विकास को बढ़ावा देने के लिए संगीत अकादमी की स्थापना 1953 में किया गया था और यह दिल्ली के रविंद्र भवन में किया गया था। ठीक है। और यह अकादमी संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। यह संस्था फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान करती है। ललित कला अकादमी की स्थापना कला क्षेत्र के लिए 1954 ईस्वी में तथा साहित्य कला अकादमी की स्थापना का उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं, तो ये संतूर वादक हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, संतूर वादक। इनका जो है 10 मई 2022 को निधन भी हो गया। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है पंडित शिव कुमार का संबंध किस वाद्य से है, तो ये संतूर वादक हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। किस प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य कौन सा है, तो ये सारंगी बताते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पंडित राम नारायण जी, आसिक अली खान, साबरी खान, संतोष मिश्रा, ध्रुव घोष आदि अन्य जितने हैं प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। तेर ताली का लोक नृत्य कौन सा है, तो तेर ताली की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन। ठीक है। तेर ताली राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरा बांधकर नृत्य को करती हैं। यह नृत्य राजस्थान की कामर जाति के द्वारा किया जाता है। श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं, तो ये वायलिन बजाती हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वायलिन। अब भारत के कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के नाम हैं। सितार वादक में देखेंगे तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां हैं। सरोद वादक में अमजद अली खां, अली बकर खां, अलाउद्दीन खां। बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष। तबला वादक में अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, गुदई महाराज, किशन महाराज, ये सब तबला बजाते हैं। वायलिन वादन में तो डॉक्टर एन राजम, विष्णु गोविंद जोग, संगीता संगर इत्यादि। संतूर वादक में शिव कुमार शर्मा और वीणा वादन में एस बालाचंद्रन एवं बदरुद्दीन डागर इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ये शहनाई वादक थे। ठीक है, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2001 में इन्हें भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया, यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, तो उदय शंकर नाम है उनका। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक नृत्य के जन्मदाता उदय शंकर को कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो है विदेशों में जो है लोकप्रिय बनाया था भारतीय शास्त्रीय नृत्य को। उदय शंकर ने यूरोप और अमेरिका को भारतीय नृत्य और संस्कृत से परिचित करवाया। भारतीय नृत्य को दुनिया के मानचित्र पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। वर्ष 1971 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बिरजू महाराज का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो बिरजू महाराज के संबंध जो है ये कथक से संबंधित है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कथकली शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो बल्ल तोल, नारायण मेनन और उदय शंकर संबंधित हैं। भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह संबंधित हैं। ठीक है, यामिनी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर से गुरु अमली सिंह और सविता मेहता संबंधित है। कथक से बिरजू महाराज इंपॉर्टेंट है, बिंदादीन महाराज इंपॉर्टेंट है और लक्षू महाराज इंपॉर्टेंट है। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है जो कि कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत से
तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो है तबला बजाते हैं, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तबला वाद्य यंत्र जो है उस्ताद जाकिर हुसैन बजाते हैं। सितार जो है पंडित रविशंकर। सरोज वादक अमजद अली खां को कहा जाता है। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, इंपॉर्टेंट नाम। और पन्नालाल घोष भी बांसुरी वादक हैं। ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये नृत्य जो है केरल राज्य से संबंधित है, तो आंसर इसका हो जाएगा केरल। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल। ठीक, केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। अन्य की बात करेंगे तो ओडिसी नृत्य जो है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। यक्षगान नृत्य जो है कर्नाटक से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, और केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है कथकली। तो दो शास्त्रीय नृत्य जो है केरल का है, कथकली और मोहिनीअट्टम। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीना शुरू होता है और आंध्र प्रदेश में इसे उगादि कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित करते हैं? तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गुड़ी पड़वा। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट गुड़ी पड़वा। ठीक है, गुड़ी पड़वा का पर्व जो है महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष के आरंभ की खुशी में मनाया जाता है। इस त्यौहार को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपद से होने वाले नए साल की शुरुआत के दिन ही मनाने की परंपरा है। उगादि जो है पर्व भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस त्यौहार को चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने जो है गोद लिया था। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट सिद्धेश्वरी देवी। आंसर ए पार्ट। ये वाराणसी की रहने वाली थी, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी। बचपन में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाने पर इनका लालन पालन इनकी मौसी गायिका राजेश्वरी देवी ने किया था। इनके गुरु सियाजी मिश्रा थे। अपने गुरु के बारे में सिद्धेश्वरी कहती थी कि कोई भी अधिक उदार स्नेही गुरु प्राप्त नहीं कर सकता। अपने कोई बच्चे नहीं होने के नाते उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह व्यवहार किया। अगला प्रश्न है, राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य का रूप से जो है स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो कौन सा ऐसा नृत्य है? तो वो है चरकुला नृत्य। आंसर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चरकुला नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा से जुड़े चरकुला लोक नृत्य में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य मुख्यतः ब्रज यानी मथुरा क्षेत्रवासियों के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों में से उत्तर प्रदेश किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के जो है दिए, ठीक है, तेल के एक मिनट देखते हैं। हाँ, तेल के जो है लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती हैं और गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए जो है लिखे गए हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा चरकुला नृत्य के बारे में चीज़ें की कही गई हैं, तो आंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घूमर लोक नृत्य है, ये कहाँ का है, किस राज्य का? तो राजस्थान का है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चित्रकला से संबंधित। मधुबनी कला कहाँ का प्रसिद्ध है कला है? तो ये मिथिला का है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मिथिला बिहार में पड़ता है। तो बिहार के मिथिला, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। प्रारंभ में चित्रकारी रंगोली के रूप में प्रसिद्ध थी, परंतु धीरे धीरे दीवारों और कपड़ों पर भी की जाने लगी है। कौन सी कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय मिथिला क्षेत्र में किया जाता है? तो वह है मधुबनी। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी चित्रकला जो है मिथिलांचल क्षेत्र यानी कि बिहार के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरनगर, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, और प्रारंभ में रंगोली के रूप में की जाने वाली चित्रकला धीरे धीरे आधुनिक रूप से दीवारों, कपड़ों और कागज पर उतर आई है। मधुबनी चित्रकला शैली का विकास 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पिकासो के तौर पर किसे माना जाता है? तो उनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। भारत सरकार ने इन्हें 1966 में पद्मश्री, वर्ष 1973 में पद्म विभूषण और 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इन्होंने बाद में कतर की नागरिकता स्वीकार कर ली थी। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो संगाई महोत्सव की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आयोजित होता है मणिपुर राज्य में। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है,
मणिपुर राज्य का संगाई महोत्सव फेमस है। वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 21 से लेकर 30 नवंबर तक ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस महोत्सव का नाम वहाँ के राज्य पशु संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। इस महोत्सव का प्रारंभ 2010 में हुआ था। इसका आयोजन राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। किस राज्य में ट्री त्यौहार मनाया जाता है? तो ट्री त्यौहार की अगर हम बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो वहाँ की एक जनजात है अपतानी जनजात, उसके द्वारा मनाते हैं। ये कृषि उत्सव है, 5 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाना है? तो ये 2019 में होगा, मतलब हो चुका है। 2018 के पेपर में पूछा गया था तो करंट से क्वेश्चन था। ठीक है। अब ये जान लीजिए यहाँ 4 स्थानों में होता है भारत में, और हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में कुंभ के मेला। ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल संगम पर 6 वर्ष पर आयोजित किया जाता है तथा 12 वर्ष पर महाकुंभ आयोजित होता है। वर्ष 2019 में जो है प्रयागराज में अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। ठीक है। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ रख दिया गया है। अब डे दिवस से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। 2023 का भी आज मनाया गया है फिलहाल तौर पर, तो 1 मई को मनाते हैं हर वर्ष। ठीक है। और ये कब से शुरुआत हुई? तो 1 मई 1886 से शुरुआत हुई थी मजदूर दिवस, जब अमेरिका के मजदूर यूनियन ने काम का समय 8 घंटे से अधिक न रखने के लिए हड़ताल की थी। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं? तो वो है 8 अक्टूबर। ठीक है। आंसर ए सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स गठन के साथ ही भारतीय वायुसेना का गठन किया गया, इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना का दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस और कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये मनाते हैं 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी की जयंती होती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 22 मई को हर वर्ष मनाते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 10 नवंबर को शांति व प्रगति के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। 2022 की विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या रही थी? तो 2022 की विश्व जनसंख्या दिवस की थीम रही थी 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये कब मनाते हैं? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है हर वर्ष मनाया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 17 सितंबर को हर वर्ष मनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है। और 26 अगस्त को मनाया जाता है हर वर्ष महिला समानता दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस अभी ऊपर बात हुई है 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 8 मार्च को मनाते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को हर वर्ष मनाते हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें विश्व के 114 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया गया। और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का जन्म हुआ और प्रत्येक 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। और अगर हम बात करें तो भारत ने 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। 5 जून 1974 को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 2022 की थीम याद रखिएगा, मानवता के लिए योग, इसका 2022 का थीम था। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को मनाया गया। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अन्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर
राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 16 सितंबर और 14 सितंबर 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाया गया। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही जगह, ठीक है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी ओवरशूट 2018 दिवस 2018 कब मनाया गया था? तो पृथ्वी ओवरशूट डे जो है ये 1 अगस्त को था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2018 में, ठीक है। और 2022 का अर्थ ओवरशूट डे जो है 28 जुलाई को मनाया गया था। इसकी गणना 1986 से की जा रही है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसको क्यों 1 अगस्त को था 2018 में, 2022 में 28 जुलाई को क्यों पड़ा था? तो देखिए पृथ्वी ओवरशूट जो है ये होता है जिसे पारिस्थितिकी रीढ़ दिवस के रूप में मनाते हैं। अर्थ ओवरशूट दिवस वो तिथि होती है जब किसी दिए हुए वर्ष में मानव की पारिस्थितिकीय संसाधन एवं सेवाओं की मांग उस वर्ष में पृथ्वी द्वारा सृजित इन संसाधनों एवं सेवाओं से अधिक हो जाती है, तब उस दिन को जो है पृथ्वी अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। तो 2022 का 28 जुलाई को पड़ा था। इसका मतलब 2022 में 28 जुलाई के बाद जो भी आप संसाधन इस्तेमाल करेंगे पृथ्वी का, वो सब क्या होगा? वो ऋण होगा एक पृथ्वी के रूप में, ठीक है, वो आपके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? किस देश के द्वारा 31 अगस्त को? तो उस देश का नाम क्या है? तो उसका नाम है, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। किर्गिस्तान, मलेशिया और इसके अलावा ट्रिनिडाड जो है और टोबैगो, ये सभी जो है 31 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। किर्गिस्तान जो है 31 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से अलग हुआ और ट्रिनिडाड और टोबैगो 21 अगस्त 1962 को, व मलेशिया 21 अगस्त 1957 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। अतः इन सभी का स्वतंत्रता दिवस 31 अगस्त पड़ता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 2 से 8 अक्टूबर का पहला सप्ताह होता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र की जो हॉकी खिलाड़ी हैं उनका जो है जयंती होता है 29 अगस्त को, तो उसी के दिन मनाते हैं। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान एवं कालजयी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक 1928, 1932, 1936 में दिलाया था, ठीक है। इन्हीं के सम्मान में 29 अगस्त को हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? गोल, याद रखिएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये 25 जनवरी को हर वर्ष मनाते हैं, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर होगा इसका सी पार्ट, ठीक है। यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस पहला ही क्वेश्चन था। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो वो था शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2019 को पहला मनाया गया था, ठीक है। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने सर्वसम्मति के साथ शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया था। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो होता है शहीद दिवस और कुष्ठ रोग दिवस से 30 जनवरी संबंधित। तो आंसर बी पार करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था। इनमें कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा एक गलत मिलान है ये बताना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस दिया गया है 8 मार्च, ठीक है। तो देखिए यही गलत है, 8 मार्च को नहीं मनाते। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाते हैं, तो यही गलत हो जाएगा आपका ए पार्ट। बाकी सारे सही हैं। गोवा क्रांति दिवस जो है 18 जून को मनाते हैं। बाल श्रम के खिलाफ दिवस जो मनाया जाता है 12 जून को मनाया जाता है। पहला विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया था यूएनओ के द्वारा। तो आंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां जिन्हें 2018 में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 21 मई दिया गया जो कि गलत है। 1 मई दिया गया जो कि गलत है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट।
जो कि गलत दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। तो आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा। अब इधर कुछ चीज़ें दी गई हैं, देख लीजिए। तो यहाँ तक तो हो ही गया। मजदूर या श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व जल दिवस 22 मार्च, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। सभी इंपॉर्टेंट है इनमें से। अगले क्वेश्चन में भी हमें मिलान करना है, ठीक है। तो विश्व डाक दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाते हैं 25 जनवरी को। मानवाधिकार दिवस की बात करेंगे तो 10 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो 12 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मिलान करके भी पूछा जा सकता है। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वो शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो वो कौन सा वर्ष था? तो वो वर्ष था 2019, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, सॉरी सी पार्ट हो जाएगा 2019। और 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। मार्च 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को हर वर्ष मनाते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 का पर्यावरण दिवस का थीम था ओनली वन अर्थ। समाज सुधारक रहस्यवादी संत कबीर दास की जयंती कब मनाई गई? तो ये 2 जून 2015 को मनाया गया। अब प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक से क्वेश्चन, इसमें भी बहुत सारे करंट से होंगे, कुछ हिस्ट्री से होंगे। तो करंट वाले तो 2023 का आप लोग देखिएगा, बाकी हिस्ट्री वाले हम बताते हैं। किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो ये लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अन्य इनके पुस्तकों के बारे में जान लीजिए। पहला इनका जैसे कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मेरी जीवन कथा, राम नाम, मेरे सपनों का भारत, संक्षिप्त आत्मकथा, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, गीता बोध, बापू की सीख, ये सभी जो कृतियां हैं, पुस्तक हैं, ये महात्मा गांधी द्वारा रचित है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है? तो ये महात्मा गांधी द्वारा रचित है। तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। द मैन हु सेव्ड इंडिया, ये हिंडोल सेनगुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक है। पंचतंत्र की कथाएं, ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये विष्णु शर्मा के रचित पुस्तक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, तो ये किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके सह लेखक हैं अरुण तिवारी, ठीक है। सह लेखक कौन है इसके? अरुण तिवारी हैं। और 2022 अगर हम बात करें इनकी अन्य पुस्तकों में, तो इंडिया 2020, अ विजन फॉर ए न्यू मिलेनियम, भारत की आवाज़, टर्निंग पॉइंट्स, हम होंगे कामयाब, ये सब इनकी पुस्तकें हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ माइंड लिखा हुआ है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो ये स्वामी विवेकानंद ने लिखा था। तो आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो गोरा उपन्यास की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। द टर्बुलेंस ईयर 1980-1996 किसके द्वारा लिखी है? तो ये लिखी गई है प्रणब मुखर्जी के द्वारा। तो आंसर ए पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी कृति है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की कृति है। तो आंसर सी ऑप्शन सही है। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक का नाम है भारत भारती। रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा, गीतांजलि, चंडालिका, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, ठीक है। जयप्रकाश के द्वारा लिखित कामायनी, आंसू और लहर है। माई कंट्री माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी आत्मकथा है। और अगर हम बात करें तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। बेटों वाली विधवा, ये लिखी गई लघु कथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा था। आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। खलील जिब्रान द प्रॉफिट इनकी कथाएं हैं। और इस्मत चुगताई इन्होंने अपने नाम से ही पुस्तक लिखी हुई है। इनमें से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, ये बताना है।
तो द गोल्डन बर्ड जो है इनके द्वारा लिखित नहीं है, बाकी द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये सभी जो है लिखित हैं। तो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये पुस्तकें सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी है, लेकिन द गोल्डन बर्ड पुस्तक जो है इसके लेखक हैं ग्रीम ब्रदर्स। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक ये पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, ये बताना है। तो उनका नाम है बेनजीर भुट्टो। ये पुस्तक जो है बेनजीर भुट्टो की है, तो आंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक जो है लेखिका पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की है। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इन्होंने अपनी आत्मकथा डॉक्टर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो ने अपने जीवन की राजनीति के बारे में विस्तार से लिखा है। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन हैं? तो अंधेर नगरी के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद की रचनाओं में देखा जाए तो गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि आदि आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा आती है। धर्मवीर भारती में तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग है और विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस पुस्तक है। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास ये किसके द्वारा रचित है? तो ये स्टेरिन कायर के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है। ठीक है, इन्होंने 2015 की बात करें तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक जो है कवि थे, तो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कवि। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध तमिल कवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनके द्वारा प्रमुख रचनाओं में स्वदेश मित्रम, चक्रवर्तिनी इंडिया, सूर्योदयम, कर्मयोगी आदि हैं। अ सुटेबल वाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। आंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विक्रम सेठ। और इनके अन्य प्रमुख उपन्यास द गोल्डन गेट, द इक्वल म्यूजिक, द टू लाइफ्स आदि हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है युवराज सिंह, क्रिकेटर हैं। आंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माई ट्रूथ ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक इंदिरा गांधी हैं, माई ट्रूथ के। आंसर डी पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो उनका नाम है झुम्पा लाहिड़ी। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो शिवमंगल सिंह सुमन है। आंसर बी पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके अगर हम अन्य की बात करें तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है, बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा है। और सूरदास की बात करें तो इन्होंने सूरसागर, साहित्य लहरी, ठीक है, और शूद्रक, मृच्छकटिकम, रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, प्रेमचंद की गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सुमित्रानंदन पंत की चिदम्बरा, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी और कुरुक्षेत्र, महादेवी वर्मा की यामा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका पुस्तकें हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विलियम गोल्डिंग उनका नाम है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद है, जो कि एक काव्य रचना है। इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रास लीला, राधा वियोग वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा और राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप आदि का वर्णन किया गया। रिब्यूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है नंदर नीलकेड़ी। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र इस पुस्तक के किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? एक तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, तो आंसर बी पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड इस पुस्तक के लेखक हैं फरीद जकारिया। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असंगत मैच किसमें पहचान करना है गलत? तो आशा और इतिहास के बीच ये बिल क्लिंटन द्वारा रचित है। ठीक है, पक्षी और जानवर मार्क ट्वेन द्वारा रचित, ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी स्टीफन हॉकिंग के द्वारा रचित है। ब्रोकन विंग इंदिरा गांधी जो लिखा हुआ है गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ब्रोकन विंग जो है ये सरोजिनी नायडू द्वारा रचित है। ठीक है, इनकी अन्य रचनाओं में द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, द बर्ड ऑफ टाइम है, द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया आदि है। ठीक है, अब पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो करंट से रिलेटेड होंगे। तो चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसद समूह द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये यूके के द्वारा प्रदान किया गया था, तो आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त किया उनका नाम क्या है? तो ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि यानी ग्रैमी लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है
पंडित रविशंकर को, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पंडित रविशंकर जो थे प्रथम महान सितार वादक और शास्त्रीय संगीतक पंडित रविशंकर थे। पहले भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी जीवन पर्यंत यानी कि ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इनका जन्म 1920 में बनारस में हुआ था। इन्होंने भारत, कनाडा, यूरोप तथा अमेरिका में फिल्मों के लिए संगीत कंपोज किया। इन फिल्मों में चार्ली, गांधी, अप्रू त्रिलोकी शामिल हैं। रविशंकर को विभिन्न विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की 14 मानक उपाधियां मिल चुकी हैं। रविशंकर को 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न भी मिल चुका है। इनकी मृत्यु 92 वर्ष की अवस्था में 11 दिसंबर 2012 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी ने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो जॉन बर्दीन हैं, उनका नाम आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ये भौतिक विज्ञानी थे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। इन्होंने भौतिक क्षेत्र में जो है इनको वर्ष 1956 और 1972 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि इन्हें जो है भौतिकी और दूसरा रसायन के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को दिया गया था। ठीक है। लिनुस पाउलिंग को 1954 में रसायन एवं 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किसी ने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो उनका नाम है मैडम क्यूरी, जिसके बारे में ऊपर बात हो चुकी है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है। इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिला था। ध्यानचंद पुरस्कार में नगद इनाम कितना प्रदान किया जाता है? तो 5 लाख रुपये है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो पहले प्रदान किया जाता था। वर्तमान में ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है। अगर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करेंगे तो उसमें से सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता था खेल कूद में। ठीक है। वर्तमान में ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद दिया, तो वहीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में जो है 25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो उसका नाम है पद्म भूषण। ठीक है। नागरिक ये तीसरा उच्चतम पुरस्कार है पद्म भूषण। अब पहला और दूसरा क्या है? तो पहला जो है सर्वोच्च पुरस्कार है नागरिक पुरस्कार, वो है भारत रत्न। ये पहले स्थान पर आता है, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है। इसके बाद नागरिक क्षेत्र में सबसे देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म पुरस्कार में आता है, और उसमें जो है पद्म पुरस्कार में कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, खेल, चिकित्सा आदि किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में 3 श्रेणियाँ। पहला है पद्म विभूषण, तो यानी कि दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण आ जाता है। ठीक है। और पद्म भूषण जो है तीसरे स्थान पर आ जाता है और पद्मश्री चौथे स्थान पर आता है। तो इस तरीके से वरीयता दी जाती है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 6, टोटल 6 दिए जाते हैं। और 6 कौन कौन से जो है क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो उनमें आता है शांति में, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और शास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है इन क्षेत्रों में दिया जाने वाला। इस पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1901 में किया गया था। ठीक है। पहले ये 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य में। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वेरिजिस रिक्स बैंक यानी कि स्वीडिश का केंद्रीय बैंक है, और इसके द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1969 में आरंभ किया गया, और इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 2015 में पूछा गया था। 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो आशा पारेख को दिया गया है। वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा इनमें से? तो वो हो जाएगा भारत रत्न। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 1954 से शुरुआत किया गया था। 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2019 में देखेंगे तो नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? उनका नाम क्या है जो सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति इस प्रकार थे: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेलकूद से संबंधित है, और 1961 में इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 खिलाड़ियों को उनके अद्वितीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में अर्जुन पुरस्कार सीमा पुनिया, लक्ष्य सेन, साक्षी कुमारी समेत 25 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, और इस अवार्ड में 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। वर्ष 1913 से 2014 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ है? तो टोटल 9 भारतीय हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता में पहले जो भारतीय थे उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दिया गया था इन्हें। इसके बाद सीवी रमन भौतिकी में 1930 में,
डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा में 1968 में, मदर टेरेसा शांति में 1979 में, सुब्रमण्यम शेखर भौतिकी में 1983 में, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में 1998 में, वेंकट रमन रामकृष्ण रसायन में 2009 में, और इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी को शांति में 2014 में, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में 2019 में प्रदान किया गया। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये पुरस्कार जो है संबंधित है पत्रकारिता से, ठीक है। आंसर इसका ए पार करेक्ट हो जाएगा, पत्रकारिता से संबंधित है। और ये जो है 1961 में शुरुआत किया गया था, और ये पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार पोलैंड की गजेटा विब्रोजा फाउंडेशन को प्रदान किया गया है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यह पुरस्कार जो है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में निम्नलिखित में से किस लेखक को अंग्रेजी भाषा के भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमिताभ घोष। ये 2019 का उन्हें जो है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखिए तो असमिया लेखक नीलमणि फुकन को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया। तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रदान किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं? तो वो है एबल प्राइज, ठीक है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें तो श्रीनिवास एस.आर. वर्धन को एकमात्र भारतीय गणितज्ञ जिन्हें वर्ष 2007 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 का एबल पुरस्कार डेनिस सुल्बन को प्रदान किया गया जो कि यूएसए के हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 1957 में सम्मानित किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2014-15 के लिए, ठीक है, ये 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2014-15 के लिए पूछा गया है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सानिया मिर्जा को प्रदान किया गया था। अभी आपको 2022-23 का याद रखिएगा। 22 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अंचता को देने की घोषणा की गई थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरुआत किया गया। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सर्बिया का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल है। बैडमिंटन जो है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से थे कौन? तो वह थे गणेश मावलंकर। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है इसमें? ओम बिरला हैं, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1894 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। अब मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर इसका बनाया गया लुसाने, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल जो अगर हम बात करेंगे तो बैडमिंटन है, ठीक है। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो है। नेपाल का वॉलीबॉल है और श्रीलंका का भी वॉलीबॉल है। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती ऊर्जा परियोजना शुरुआत की है? तो ये केरल में शुरुआत की गई है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस परियोजना की क्षमता 101 मेगावाट है। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जागृति नामक शुभंकर लॉन्च किया गया है। जागृति नामक शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियानों को जागो ग्राहक जागो टैगलाइन के साथ दिखाया जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम बताना है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट संभाजी नगर, उसका नया नाम रखा गया है, ठीक है। छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। महाराष्ट्र भारत का एक दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य है। इसकी राजधानी कहाँ पर है? मुंबई में। द अन्नामलाई रीड टेल नामक डेंजल फ्लाई की एक नई प्रजाति खोज की गई किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, केरल में है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केरल का एक पीची वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहाँ पर एक खोजा गया है। पीची वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के बिसूर में स्थित है। थॉमस कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अन्य खेल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ देख लेते हैं। तो बैडमिंटन का थॉमस कप है, उबर कप है, सुदीरमन कप है और अब्दुल रहमान कप है, ठीक है। क्रिकेट का शारजाह कप है, रणजी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है और विजय हजारे ट्रॉफी है। टेनिस में डेविस कप आता है, ठीक है। हाफमैन कप है, विंबलडन ट्रॉफी है, फेडरेशन कप है।
तो ये चीज़ें हो गई। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 2022 का एक क्वेश्चन है और ये लॉन्च किया गया था ICICI बैंक के द्वारा। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 जून 2022 को ICICI बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है इनमें से? तो वो हो जाएगा डॉल्फिन। आंसर सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, डॉल्फिन। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? गंगेस्टिन का प्लेटनिस्टा गंगेटिका इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, जो कि सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। और ये नेपाल, भारत, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कर्णकुली, सांगू नदियों के प्रणालियों में रहती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे ताजे जल में रह सकती हैं और यह वास्तव में दृष्टिहीन होती हैं। ठीक है, यानी इनकी आंखें नहीं होती। इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में भी रखा गया है। और 5 अक्टूबर को भारत में डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने के घोषणा किया गया है। 2009 में जो है इसी दिन भारतीय गंगा नदी की जो है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अपनाया गया था। तो इसलिए 5 अक्टूबर से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीलकेड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शुरुआत किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, तो जो कि इसमें डी ऑप्शन में दिया गया है। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो वो है इजराइल। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधा है, जिसे USDA HAPHIS से जो है किसके निर्यात के लिए मंजूरी मिली है? तो ये अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो ये निर्यात के लिए जो मंजूरी दिया गया है, तो ये आम और अनार के निर्यात के लिए मंजूरी मिली है। ठीक है, गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधा है, जिसे USDA एफिस के आम और अनार के लिए जो है ये मंजूरी मिली है। इससे गुजरात से अमेरिका को आम के निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। गुजरात सरकार बावला यानी कि जिला अहमदाबाद में अपनी गुजरात कृषि विकिरण प्रसंस्करण सुविधा के लिए USDA एफिस अनुमोदन प्राप्त करने में सफल रही। आम और अनार के निर्यात के लिए जो है अनुमोदन प्राप्त करने वाला गुजरात पहला संयंत्र बन गया है। निम्नलिखित में किसने बाई कैमरल माइंड के सिद्धांत की शुरुआत की? तो यह जूलियन जेनस के द्वारा शुरुआत किया गया है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कासबाई कानितारक जीवनी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका से MD प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी और वो पेशे से एक चिकित्सक के रूप में काम कर रही थी? तो उनका नाम क्या है? ठीक है, वो कौन थी? तो वो उनका नाम है आनंदी गोपाल राव जोशी। ठीक है, आनंदी गोपाल राव जोशी थी। भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है? भारत में WHO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 12 जनवरी 1948 को WHO जो है का सदस्य भारत बना था। WHO का दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है, जबकि विश्व स्तर पर WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनिसेफ द्वारा मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? तो वह है गोपी FFF। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए गोपी FFF कार्यक्रम बनाया गया है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन सपोर्ट ने दुनिया भर में इस तथ्य की ओर आकर्षित किया था कि केवल 4 अपेक्षाकृत सरल और सस्ती विधियां अब माता पिता को बच्चों को मृत्यु की दर प्राप्त करने और अधिकतम बच्चों के जीवन को बचाने में सक्षम बना सकती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है? तो वह है यूनेस्को। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का विस्तार करना और सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है बेंगलुरु। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है? तो ये विकसित हुआ है USA अमेरिका में। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसकी गणना क्षमता 1.1 एक्साफ्लॉप है। एक एक्साफ्लॉप बराबर 1000 पेटाफ्लॉप्स के बराबर होता है।
वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। 1878 ईस्वी में वन विद्यालय के रूप में इसकी स्थापना किया गया था, शुरुआत किया गया था। आरंभ में इसका नाम था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1906 में 1991 इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो 2008 में घोषित किया गया है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2009 में गंगा नदी को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया, गंगा डॉल्फिन को, ठीक है, जलीय जीव घोषित किया गया। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? तो वो है केरल राज्य। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दूरदर्शन की स्थापना हुई थी 1959 में। इसकी स्थापना 1959 में नई दिल्ली में किया गया था। विश्व में सर्वाधिक फीचर फिल्मों का उत्पादन किस देश के द्वारा होता है? तो भारत करता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी यूरोपीय देश में जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना था वो परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो वो है चेरनोबिल। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में वर्ष 1986 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 28 लोग मारे गए थे। यह यूरोपीय देश का पहला परमाणु रिएक्टर है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसका प्रमुख कारण परमाणु रिएक्टर एवं दोषपूर्ण डिजाइनों को माना जाता है। किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई? तो ये महेश चंद्र मेहता थे। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई में स्थित है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ब्रिक्स अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। इसके सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका है। मुख्यालय इसका संघाई चीन में है। प्रत्येक देश समान अंशधारता तथा समान मताधिकार है। किसी के पास पावर वीटो नहीं है। ठीक है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो उनका नाम था भरत की पत्नी थी। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना और सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था, रूमा। ठीक है, हेमिस गोम्पा नामक मठ ये कहाँ पर स्थित है? तो हेमिस गोम्पा नामक मठ जो है ये लद्दाख में स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट लद्दाख। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कातपीय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे तथा उसमें चीरा लगाते थे ताकि धागों को मरोड़कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सके। ये साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? तो इनको चंदेरी साड़ी के नाम से जाना जाता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर में पूजा करने के लिए प्रसूति महिलाओं को अनुमति देने का निर्णय किनके द्वारा लिया गया था? तो ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। और 28 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से सबरीमाला मंदिर में पूजा के लिए प्रसूत महिलाओं को अनुमति देने का निर्णय इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्यवाद में किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो वो मध्य प्रदेश होगा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेली ढंग से मेल नहीं खाता? ठीक है, अब इसमें दिया गया है पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू, तो सही है। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टाइन दिया गया है जो कि गलत है। ये अगर हम बात करेंगे तो ये विचारक इसके लिखित पुस्तक के नाम कौन सा है? स्टीफन हॉकिंग ये लिखा गया है। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ये लिखा गया है, तो ये विचार है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी और सारे सही हैं। आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मिस मिरर नाइट ड्रीम ये विलियम शेक्सपियर की है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। ठीक है, पुराने पत्रों का एक समूह या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित समय का संक्षिप्त इतिहास स्टीफन हॉकिंग लिखा है। मिड समर नाइट्स ड्रीम ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स ने दिया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी संस्थान को प्रथम आईआईटी यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो वो थे आईआईटी खड़गपुर। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भोजन हिताय भोजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित ये वाक्य है? तो इस वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑल इंडिया रेडियो का है। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो ये लुधियाना शहर में स्थित है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कविता आमार सोना और बंगला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें यह टैगोर की पहली कविता थी जो कि गलत है। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया, यह सही है। इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया, भी गलत है। ये कविता शांति निकेतन में स्कूल की प्रार्थना थी, यह भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस देश में स्थित हैं?
तो ये दोनों विश्वविद्यालय जो है ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में है। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से कवि हैं और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? तो वो थे तुलसीदास। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। वो कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। तो कौन से थे जिसके बारे में चीज़ें की गई? तो चंद्रशेखर थे। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो वो है हैदराबाद। आंसर इसका डी ऑप्शन से है, जो कि तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। अधिलीप यानी कि लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो जूलियस सीजर को मानते हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो इसके अगर हम बात करेंगे तो आंसर बी पार्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम है बछेंद्री पाल। ठीक है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बछेंद्री पाल। 1974 में इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब विश्व की 5वीं महिला है, भारत की पहली महिला है। केंद्र सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कोडवा एक लुप्त प्राय द्रविड़ भाषा है जो और दक्षिणी के कोडगु जिले की मूल भाषा है। तो किस प्रदेश के है? तो ये कर्नाटक में बोली जाती है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी निर्णय लेने में बाधा नहीं है? तो वह है बहुत कम जानकारी होना। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया के 7 चरणों का पहला कदम है? तो पहला कदम होता है निर्णय की पहचान करना। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 6 चरण देख लीजिए इनके अन्य। तो पहला है प्रामाणिक सूचना एकत्रित करना, दूसरा अन्य विकल्पों की पहचान करना, तीसरा है प्रमाणों की वैधता की जांच करना, चौथा है विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ चुनाव करना, पांचवा निर्णय लेना और छठवां है निर्णय की समीक्षा करना। सदाचार सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक नकारात्मक व्यवहार के रूप में जो है दर्शाया नहीं गया है? तो वो है ईमानदारी। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर काम में आपकी गलती के कारण संगठन को नुकसान होता है तो आपका बेहतर दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? तो बेहतर दृष्टिकोण की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये होता है कि जिम्मेदारी लीजिए और इससे बड़ी समस्या बनने से पहले हल करिए। तो ये होना चाहिए। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि दी गई? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। 597 फीट है, मीटर में 182 मीटर है। तो आंसर इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज़ आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए? तो इसमें से उसका आंसर क्या होगा? तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, आपकी पसंद और नापसंद। ठीक है। छाती पर तिर्यक बाहें किस बात की द्योतक हैं? तो छाती पर तिर्यक बाहें जो होती हैं वो असुरक्षितता का द्योतक होती हैं। तो आंसर बी पार्ट डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसको कहा जाता है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो था नामक कंपनी थी, उसके कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक जो है जहरीली गैस का रिसाव हो गया था, जिससे बहुत सारे लोग की मौत हुई थी। और आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो 5200 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग शारीरिक अपंगता का शिकार हो गए थे। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो उनका नाम है इरोम शर्मिला। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? तो ये दक्षिण सूडान में भारतीयों को सुरक्षित निकालना। अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड था। ठीक है। तो करंट अफेयर का जरूर पढ़िएगा। इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं? तो विद्यादेवी भंडारी बनी थी। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पोटला पैलेस किस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, ये किससे संबंधित है? तो ये जो है अगर हम बात करेंगे तो ये दलाई लामा से संबंधित है। दलाई लामा इसमें रहते हैं। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दुनिया के सबसे महंगे धर्मगुरु निवास स्थानों में दलाई लामा का घर पोटला पैलेस है। करीब 160 करोड़ रुपए के इस पैलेस में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा हर साल सर्दियों में रहते हैं। ठीक है। और गर्मी के मौसम में वह जो है नोर बुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों घर तिब्बत की राजधानी लहासा में है। हाल ही में इन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको कॉलेज जाना चाहिए, अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए, कथन किसका है? तो ये मिशेल ओबामा का कथन है। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो तुलसी नहीं सम्मिलित की जाती है। ठीक है।
बाकी पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर आदि आता है। बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है? तो बाल विहार प्रणाली के संस्थापक में फ्रोवेल आते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है इनमें से? तो इसमें से अगर हम आंसर की बात करें तो बहुकारक का सिद्धांत होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तो ये खोला गया था कलकत्ता में। आंसर डी पार्ट करेक्ट है, कलकत्ता कोलकाता में। ठीक है। सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कलकत्ता यानी कि कोलकाता में 28 जनवरी 1835 को स्थापित किया गया था। 50 विद्यार्थियों के साथ फरवरी 1835 में इस कॉलेज ने अपनी शुरुआत की, जबकि मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2 फरवरी 1835 को हुई थी। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो उनका नाम है पी.के. राय। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन सा है? तो वो खूंटी जिला है। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। ठीक है। झारखंड में पड़ता है ये। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक को कहते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री को जो है शांति पुरुष यानी कि मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? तो वो हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। इनको उपनाम दिया गया शांति पुरुष। जवाहरलाल नेहरू को उपनाम चाचा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ स्कूली बच्चों के नियमित पारस्परिक क्रिया के द्वारा केरल मॉडल आसपास की समस्याओं के समाधान करने में मदद करता है? तो वो होती है पुलिस। ठीक है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, पुलिस। विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? तो ये इसमें से देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। अगर हम देखें तो विश्व भर में 27 ऐसे देश हैं जहां मतदान अनिवार्य किया गया है और 172 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है जहां अनिवार्य मतदान की व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है, जबकि विश्व भर में 4 देश ऐसे हैं जहां मतदान होते ही नहीं है। इस व्यवस्था के तहत व्यक्ति मतदान के लिए बाध्य है। इसकी शुरुआत बेल्जियम में 1892 से हुई थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनका नाम था श्रीमती फ्रांस फिप्पस। ठीक है। और यह उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, जबकि प्रीति सेन गुप्ता 1993 में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। संकल्प प्रदान अभियान किसने आरंभ किया है? तो संकल्प प्रदान बिल गेट्स के द्वारा आरंभ किया गया है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वह हैं अखिलेश यादव। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तथा वो भारत के प्रधानमंत्री पद पर भी आसीन हुए। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। हमारे राज्य में एक 1090 को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम कहते हैं वुमेन पावर लाइन। आंसर इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। भारत का प्रथम चाल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? तो ये होशियारपुर में। पंजाब में प्रथम पुलिस चल थाना जो है कार्यरत है। तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध हैं? तो ये पाक कला विशेषज्ञ हैं तरला दलाल। ठीक है। भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका व रसोइयाँ थी। इन्होंने खाना पकाने के कई कार्यक्रम जैसे तरला दलाल शो, कुक इट अप विद तरला दलाल की मेजबानी थी। भोजन कला विशेषज्ञ को पाक कला विशेषज्ञ भी कहते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये 1965 में लड़ी गई थी। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनकी ताशकंद यानी कि उज्बेकिस्तान समझौता 1966 के दौरान मृत्यु हो गई थी। अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसे 2015 में अधिकृत किया गया, जिसका निर्माण 134 जहाज रानी कंटेनरों से किया गया है। उसका नाम है भारती। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसमें 219 प्लस क्वेश्चन इसमें देखे गए और 50 क्वेश्चन जो थे वो पर्यावरण से आए थे उसको देखा गया। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी समाप्त होता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अब एक चैप्टर इसमें बाकी रह जाता है इस बुक में, वो है साइंस का। ठीक है। साइंस का चैप्टर है जिसको हम अगले आने वाले दिनों में उसको भी हम एंड करेंगे। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं। इसके बाद हम हिंदी का शुरुआत करेंगे। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, हिंदी का इसके बाद हम शुरुआत करेंगे और इसके हिंदी के सभी वीडियो हम एक ही वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। सभी जितने भी चैप्टर है सारे एक ही वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा, टाइम लगेगा वीडियो बनाने में। ठीक है। तो जैसे ही बन जाएगा हम उसको अपलोड कर देंगे। चलिए एंड करते हैं वीडियो को। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।